तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक जो कि है इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी क्या है? हम जो है हमारे आसपास इतनी सारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इतनी सारी डिजीज हैं, लेकिन बहुत बार होता है कि डिजीज हमारे आसपास हमेशा घूम रही है, लेकिन उसके बावजूद हम हमेशा बीमार नहीं पड़े रहते। ठीक है, कभी कभी होता है कि हम बीमार हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक फाइटिंग सिस्टम जो है वो हमेशा काम करता है। अब ये फाइटिंग सिस्टम क्या है? ये है फाइटिंग सिस्टम फॉर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हमारी बॉडी हमेशा अपनी एक आर्मी तैयार रखती है, जिसको हम लोग इम्यून सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और हमारी ये जो लड़ने की ताकत है, जो हमारी एबिलिटी है टू फाइट अगेंस्ट द माइक्रोब्स डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, उसको हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम में क्या है? इम्यूनिटी हमारी वो एबिलिटी है जिससे हम लोग लड़ाई करते हैं, फाइट करते हैं जर्म्स या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट। और हमारा बॉडी का वो सिस्टम जो इस इम्यूनिटी को हमें प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है हमारा इम्यून सिस्टम। तो हमारी जो बॉडी है उसमें इम्यूनिटी होती है टोटल मिला के दो तरीके की। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड नाम से पता चलता है कि हम कोई चीज एक्वायर कर रहे हैं, यानी कहीं और से ले रहे हैं या ले रहे हैं। जबकि इन्नेट वाली जो है, ये इसका मतलब है कि ये हमारी इन है। इन मतलब पहले से अंदर हमारी बॉडी के प्रेजेंट है। तो जब भी हम व्हेन वी आर बोर्न, तो द काइंड ऑफ इम्यूनिटी वी आर बोर्न विद इज कॉल्ड इन्नेट इम्यूनिटी। यानी पैदा होते ही हमारी बॉडी के पास जो डिफेंस मैकेनिज्म प्रेजेंट हैं, वो सब हमारी इन्नेट इम्यूनिटी का हिस्सा हैं। जबकि इन आवर लाइफ टाइम, हम अपनी लाइफ टाइम के दौरान जो जो जिस तरीके की इम्यूनिटी एक्वायर करते हैं, गेन करते हैं, उसको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। इन्नेट इम्यूनिटी जो है, अरे इन्नेट इम्यूनिटी जो है नॉन स्पेसिफिक है। पहले तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं कि पहला ये है नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है? ये हम लोग जनरली कंपेयर करते हैं एक्वायर्ड वाली से। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये नहीं है कि बॉडी के अंदर कुछ भी जाएगा और तुम उसको बस धड़ाधड़ मारने लग जाओगे। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है नॉन स्पेसिफिक जो हम बोल रहे थे, नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि ये जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज्यादा चूजी नहीं है उसके कंपैरिजन में। किसके? एक्वायर्ड के कंपैरिजन में। यानी कोई भी माइक्रोब की फैमिली एक जो है, बाहर से कुछ भी आता है, हमारी बॉडी जो है उसको नॉन स्पेसिफिकली यानी सबकी तरफ एक जैसा रिस्पॉन्स शो करके उसको मारने की कोशिश करती है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारी नाक के अंदर जो नेजल पैसेज है उसके अंदर कुछ भी चला जाता है, तुरंत छींक आती है। ठीक है, तो स्नीजिंग जो है वो भी हमारी बॉडी का एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म कैसे है? कि जैसे ही कुछ भी एंटर करता है, बॉडी उसको छींक के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू बॉडी से बाहर फेंकने की कोशिश करती है। तो ये एक नॉन स्पेसिफिक है। ये नहीं है कि तुम लोग कोई स्पेसिफिक नाक में चीज डालोगे तभी छींक आएगी। नॉर्मली नाक में अगर कोई भी अनयूजुअल चीज जाती है तो हम लोगों को स्नीजिंग होती है। तो इस तरीके से पहली जो है इनेट इम्यूनिटी की, ये है सभी कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर तुमसे पूछा जाए कि कैरेक्टरिस्टिक बतानी है इनेट इम्यूनिटी की, तो पहला होगा ये एक नॉन स्पेसिफिक है। दूसरा, ये होती है प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये जब बर्थ होता है तब भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी जन्म से ही हमें जो इम्यूनिटी मिल रही है
वो है। उसके बाद उसमें किस तरीके से काम करती है, ये काम करती है डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स के थ्रू। बैरियर्स क्या होते हैं? बैरियर्स होते हैं एक तरीके से रुकावटें, ठीक है। जैसे रोड पे भी अक्सर पुलिस बैरियर लगा देती है ना जाने के लिए, कि आधा रोड बैरियर लगा के बंद कर दिया, सिर्फ आधा रोड खुला हुआ है। उस तरीके से बैरियर का मतलब होता है रुकावटें, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या करती है? रुकावटें डालती है या चेक रखती है कि ये कुछ बैरियर्स हैं, ये एक तरीके से मैं दरवाजे लगा रही हूँ, इसको क्रॉस करेंगे तभी आगे जा सकते हैं। तो अब ये बैरियर्स कौन कौन से हैं? पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब है जितने भी फिजिकली हमें चीजें दिखती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है स्किन, ठीक है। स्किन, अब सोचो अगर तुम्हें कहीं से भी कट लगता है, अगर तुम उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हो तो वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस फटाफट हो जाते हैं। वहां पे बहुत सारे माइक्रोब्स आके पस बना सकते हैं और वहां पे डिजीज भी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्किन जैसे ही हटी, वरन जहाँ पे स्किन प्रेजेंट है वहां पे सब कुछ आराम से, अंदर का सब कुछ प्रोटेक्टेड चल रहा है, ठीक है। जबकि स्किन हटते ही जैसे कभी जल जाती है, स्किन अगर जल जाती है तो उसमें क्या हो, ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो हट जाती है और तभी जो माइक्रोब्स हैं वो इतनी जल्दी से अटैक कर देते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल हो गया स्किन, जो कि हमारा मेन बैरियर है माइक्रोब्स को हमारी बॉडी के अंदर प्रिवेंट करने के लिए, ताकि वो अंदर एंटर ना कर पाए। फिर उसके बाद आती है म्यूकस कोटिंग। म्यूकस कोटिंग अगर तुम देखोगे, तुम्हारा नेजल पैसेज जो है, जहां भी जितने भी तुम्हारी नेचुरल ओपनिंग्स हैं, उन सभी की जो लाइनिंग्स हैं वो सब म्यूकस कवर्ड होती है, म्यूकस से कोटेड होती हैं, ताकि कोई भी बैक्टीरिया, जर्म्स किसी भी तरीके से अंदर आने की कोशिश करते हैं तो वो इस म्यूकस के अंदर फंस के रह जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये म्यूकस जो है ये बॉडी से बाहर निकल जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर चली जाती है और उसके साथ ही जो माइक्रोब्स हैं वो भी बॉडी के अंदर जाने से बच जाते हैं। तो म्यूकस कोटिंग जितनी भी नेचुरल ओपनिंग्स हैं उनमें सब में पाई जाएगी, जैसे कि म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम ऑफ लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके अंदर जो एपिथेलियम है वहां पे म्यूकस है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यानी हमारा जो फूड वाला पैसेज है वो डाइजेस्टिव सिस्टम। यूरोजेनाइटल जो यूरिन वाला पैसेज है, जो जेनाइटल पैसेज है, वो सभी जगहों पे म्यूकस कोटिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। ये थे हमारे फिजिकल बैरियर्स। दूसरे हमारे पास आते हैं फिजियोलॉजिकल, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या हैं? जो कि थोड़े से केमिकल्स हैं, ठीक है, जो केमिकली एक्ट करते हैं, जैसे कि एसिड। स्टमक के अंदर जो एसिड है जिसका पीएच 1 या 3 के आसपास हो, चाहे 1 to 3 के आसपास होता है, उसका क्या काम है? एक तो वो हमारे जो जूसेस हैं उनको एक्टिवेट करता है, साथ ही उसका ये भी काम है कि बाहर से जितने भी बैक्टीरिया, माइक्रोब्स वगैरह आते हैं उनको फिनिश ऑफ कर देना, क्योंकि इतने एसिडिक मीडियम में जो बैक्टीरिया वगैरह है वो सरवाइव नहीं कर पाते। इसी का दूसरा सलाइवा, बॉडी के अंदर, सॉरी माउथ के अंदर सलाइवा प्रेजेंट होता है। उसका काम है कि सारा जितना भी माइक्रोब्स वगैरह आता है उसको मॉइस्चन करो और उसको जो है वो बाहर निकाल के फेंक दो या फिर अंदर ले जाओ, ताकि आगे एसिड उसको खत्म कर सके। फिर जो टीयर्स आते हैं, टीयर्स का भी काम है, आईज में कुछ भी लग जाता है, कुछ भी चला जाता है, फटाफट से टीयर्स आते हैं ना। तो टीयर्स जो है वो एक तो इनके अंदर क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक भी प्रेजेंट होता है, जो कि एंटी माइक्रोबियल क्या बोलते हैं, केमिकल है, माइक्रोब्स को किल करता है, और साथ ही अगर कुछ चला गया है वो बॉडी के बाहर भी आ जाता है, आईज के बाहर, ताकि किसी भी तरीके की माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। थर्ड हमारे पास आता है, दो तरीके के हमने देख लिए, एक फिजियोलॉजिकल, एक फिजिकल था। थर्ड हमारा आता है सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर नाम से पता चलता है कि ये कुछ सेल्स हैं जो कि बैरियर का काम करते हैं। ये कौन है? ये हैं कुछ टाइप्स ऑफ WBCs, ठीक है। अगर तुम्हें हमारे ब्लड सेल्स याद हो, ब्लड के अंदर क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है, हमारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल्स के अलावा प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा सारा लिक्विड वाला पार्ट है, जबकि जो सेल्स हैं वो सारे के सारे RBCs, WBCs, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग प्लेटलेट्स को लेते हैं। प्लेटलेट्स एक्चुअली जो हैं वो सेल्स नहीं है, बट दीज आर सेल फ्रेगमेंट्स।
ये सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी दो टाइप के होते हैं हमारे पास, जो रेड ब्लड कार्पस्कल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स जो है हमारे पास कार्पस्कल्स हैं। ये जो डब्ल्यूबीसीज हैं इनको हम लोग, जो आरबीसी है इनको इराइथ्रोसाइट भी कहते हैं। जो 11th क्लास है उसको याद करोगे थोड़ा सा, तो आरबीसी को इराइथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, और जो डब्ल्यूबीसी है उसको हम लोग ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स। तो डब्ल्यूबीसी जो हैं ये हमारे लिए क्या काम करती हैं? सेल्यूलर बैरियर्स का काम करती है। ठीक है, सेल्यूलर, यानी ये सेल्स हैं जो कि बाहर से आने वाले ऑर्गेनिजम्स को मारने का काम करेंगे। तो इसमें से स्पेसिफिक कौन कौन से हैं अब याद करो। जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो दो तरीके की होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, जो ग्रेन्युलोसाइट हैं वो 3 तरीके की थी, जिसमें से इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये तो तीनों जो हैं वो ग्रेन्युलोसाइट हैं। क्यों ग्रेन्युलोसाइट हैं? क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म के अंदर एक तो न्यूक्लियस होता है और उसके अलावा कुछ कुछ ग्रेन्यूल्स जो हैं वो इनके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तीनों का जो डिफरेंस है वो तीनों के न्यूक्लियस के ऊपर है। जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनका मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इस तरीके का। जो बेसोफिल्स हैं इनका एस शेप्ड वो होता है, इसको एस शेप बना दो किसी तरीके से, ये इस तरीके का एस शेप्ड न्यूक्लियस होता है। और इओसिनोफिल जो होता है इसका हॉर्स शू शेप्ड होता है, यानी ये बाई लोब्ड होता है। ठीक है, ये तो थे ग्रेन्युलोसाइट। जब ए ग्रेन्युलोसाइट की बात करते हैं तो ए ग्रेन्युलोसाइट हमारे पास दो आते हैं, एक आता है मोनोसाइट और दूसरे आते हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट और ल्यूकोसाइट में फर्क ध्यान रखना। ल्यूकोसाइट सभी डब्ल्यूबीसीज को कहते हैं, जबकि लिम्फोसाइट ल्यूकोसाइट का एक पार्ट है। ठीक है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट को लिम्फोसाइट है। मोनोसाइट्स जो है वो कैसे होते हैं? सर्कुलर होते हैं और इनका एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है जो मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म को घेरे रखता है। ठीक है, इस तरीके का, और इनके साइटोप्लाज्म के अंदर भी कोई ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। जबकि लिम्फोसाइट जो है उसका कैसा होता है? इसके अंदर पहली बात तो ग्रेन्यूल्स देखने को नहीं मिलेंगे, और दूसरी बात लिम्फोसाइट्स कैसे थे? इसका था तो सही, कुछ किडनी शेप्ड होता है, बीन शेप्ड इसका जो ये है न्यूक्लियस होता है। ठीक है, लिम्फोसाइट्स भी हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स होते हैं और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये हम आगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पढ़ेंगे, बी और टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अभी तुम्हें इन्नेट इम्यूनिटी में कौन कौन से सेल्यूलर बैरियर्स पढ़ने हैं जो नेचुरली किसी कोई भी बाहर से माइक्रोब आता है तो उसको किल करते हैं। तो वो है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, और इसके अलावा जो हमने 4-5 तरीके के किए हैं उसके अलावा एक और सेल्स होते हैं जिनको हम नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये भी कुछ सेल्स हैं हमारे डब्ल्यूबीसी जो कि ब्लड में जो भी आता है उसको मार भगाते हैं। तो ये तो डब्ल्यूबीसी थे। उसके अलावा मैक्रोफाजेस नाम के कुछ सेल्स होते हैं जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम भी यही है, बाहर से कोई भी आता है इनको किल करना है। ठीक है, मैक्रोफाजेस जो हैं या न्यूट्रोफिल्स हैं, ये सब क्या है? ये फेगोसाइटोज कर जाती हैं। फेगोसाइटोज का मतलब है कि मान लो ये सेल है हमारा, ठीक है, यहाँ पे कोई बैक्टीरिया आता है, ये इसके पास में जाएगा, पास में जाके ये क्या करेगा? इस तरीके से इसके आसपास कवरिंग बनाएगा और फिर इसको इस तरीके से घेर लेगा। ठीक है, घेर लेने के बाद ये एक बार अंदर आ गया तो इसके ऊपर डाइजेस्टिव जूसेस की बौछार कर देगा और फिर इसको किल कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हाथ बढ़ा के ये आर्म्स बना के अमीबा की तरह और इसको अंदर करते हैं ना, इसको कहते हैं फेगोसाइटोज। ठीक है, वर्ड्स बता दे रही हूँ ताकि जब बुक पढ़ोगे तो चाहे साथ में तुम अपनी एनसीईआरटी में लिख सकते हो। लास्ट आता है हमारे पास साइटोकाइन बैरियर्स। ठीक है, साइटोकाइन बैरियर्स क्या हैं? ये कुछ केमिकल्स हैं। केमिकल्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है? बहुत स्पेसिफिक है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो हैं
ये कुछ प्रोटीन्स सेक्रीट करते हैं जिनको हम लोग इंटरफेरॉन कहते हैं, ठीक है। और ये जो इंटरफेरॉन है ये क्या करते हैं, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको जाके मैसेज देते हैं और उनको बचाने की कोशिश करते हैं ताकि उनमें और ज्यादा वायरल इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। तो ये 4 तरीके के हमारे बैरियर्स हो गए इनेट इम्यूनिटी के। नेक्स्ट हमारा सेकंड मेजर टॉपिक आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जैसा कि हम लोग अभी पहले भी सुना कि हम लोग लाइफ टाइम के दौरान इसको एक्वायर करते हैं। एक्वायर करने से क्या होता है, ये बहुत ही स्पेसिफिक हो जाती है। स्पेसिफिक होने का मतलब क्या है, अगर हमारी बॉडी में सपोज करो पोलियो का वायरस एक बार एंटर कर गया, उसके अगेंस्ट मैंने अपनी इम्यूनिटी डेवलप की, तो जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है वो सिर्फ पोलियो के वायरस के अगेंस्ट ही होगी। ये नहीं है कि राइनो वायरस आ जाएगा तो वो उसको भी मार देगी, नहीं। वो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी पोर्शन है मेरा, ये मेरा बड़ा स्पेसिफिक है, ठीक है। उसके बाद इसकी एक बड़ी खास बात है कि इसके अंदर मेमोरी होती है। मेमोरी का मतलब, अगर इसने, हमारी बॉडी ने एक बार किसी को पहचान लिया तो वो अपने अंदर मेमोरी बना के रखेगी कि इस तरीके का या यही दोबारा से जो पैथोजन है दोबारा आता है तो मुझे उसे फटाफट से किल कर देना है, ठीक है। तो ये किस तरीके से होता है, ये सारा जो मेमोरी बनती है वो किस तरीके से बनती है, तो हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी है, इसमें कोई ए वायरस आता है, ठीक है, अटैक करता है, हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है। रिस्पॉन्स किस फॉर्म में होगा, अच्छा ये जो रिस्पॉन्स है इसको हम लोग जनरली प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। ये रिस्पॉन्सेज जैसे हमें फीवर आना है, ठीक है, उसके अलावा बॉडी जो अंदर से बहुत सारे WBC ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, इसको हम लोग प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या है, जैसे ही एनकाउंटर हुआ कोई भी माइक्रोब, हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स देती है उसको प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी, अच्छा इसके बाद प्राइमरी रिस्पॉन्स हो गया। प्राइमरी रिस्पॉन्स होने से क्या होगा, हमारी बॉडी ने ए को किल करने के लिए कुछ केमिकल्स बना दिए, ठीक है, इन केमिकल्स ने ए को किल कर दिया, ठीक। अब बॉडी क्या करेगी, ये जो केमिकल बनाया है, ठीक है, ये जो भी सेल्स बनाए हैं उनको याद रखेगी कि अगली बार जब भी ए आता है तो मुझे इस प्राइमरी रिस्पॉन्स की जरूरत नहीं है, मैं सीधा का सीधा वही क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या होगा, ये इसको आइडेंटिफाई करेगी, इसके खिलाफ देखेगी कि मुझे किस किस चीज की जरूरत पड़ सकती है इसको किल करने के लिए। लेकिन जब सेकेंड टाइम होगा, जिसे हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहेंगे, सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या मतलब है, तब जब वो सेकेंड टाइम एनकाउंटर करता है, यानी अगर ए दोबारा से आता है तो अब मेरी बॉडी को दोबारा पहचानने की जरूरत नहीं है ये क्या है, इसके खिलाफ मुझे क्या क्या बनाना चाहिए, अच्छा ए है, इसके खिलाफ तो ये वाला केमिकल काम करता है, लो और इसे मार दो, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज जो हैं हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट्स की वजह से होते हैं। अभी हम लोगों ने लिम्फोसाइट्स पढ़े हैं। लिम्फोसाइट्स कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर बीन शेप या किडनी शेप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं, ठीक है। ये लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स दो तरीके के हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी और टी किस बेसिस पे कहते हैं, वो लिम्फोसाइट्स जो बोन के अंदर मैच्योर होते हैं, ठीक है। बनते तो सारे के सारे लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में हैं, ठीक है, ध्यान रखना, बोन मैरो सभी के सभी बनते बोन मैरो में है। बोन मैरो होता है, ये जो बोन होती है हमारी इस तरीके से, ये बोन होती है, इसके सेंटर में एक सेमी सॉलिड चीज भरी होती है, जितने नॉन वेजिटेरियन लोग होंगे शायद उनको एक्सपीरियंस होगा। बाकी तो ऊपर से तो जो ये है, ये आसपास का पोर्शन है, ये सब कंप्लीटली सॉलिड होता है, लेकिन जो बोन है वो बीच में से हॉलो होती है, खाली होती है, उसके अंदर मैरो भरा हुआ होता है जो कि पाउडरी फॉर्म का होता है। उस पाउडरी फॉर्म को बोन मैरो कहा जाता है और वहीं पे सारे सेल्स का सिंथेसिस होता है।
ठीक है, लिम्फोसाइट सारे सारे बन तो बोन मैरो में जाते हैं, लेकिन उनका मैच्योरेशन कहाँ होता है, वहीं बोन में होता है, तो उसको बी लिम्फोसाइट कहते हैं। लेकिन अगर वो लोग, एक दूसरा ऑर्गन होता है जिसको थाइमस कहा जाता है, अगर वो थाइमस के पास चले जाते हैं तो फिर उसको हम लोग कहते हैं कि वो टी लिम्फोसाइट्स है। ठीक है, अब ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, ये क्या करते हैं, जैसे ही बाहर से कोई आता है तो ये उसके अगेंस्ट कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये प्रोटीन्स क्या हैं, इनको क्या नाम दिया गया है, इनको कहा जाता है एंटीबॉडीज। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी एक मॉलिक्यूल है जो कि जाएगा, अच्छा पहले तो हम एंटीबॉडी देखते हैं कि एंटीबॉडी कैसी होती है। एंटीबॉडी जो है एक वाई शेप का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये है कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल। ठीक, अब इसमें क्या होता है, ये जो इनिशियल वाला पोर्शन है, ये वाला शुरू वाला, यहाँ पे कुछ डिफरेंट होता है, बाकी का कॉमन होता है। यानी अगर तुम लोगों के पास एनसीईआरटी मौजूद है तो उसको देख लो एक बार। इसको बंद करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये सभी को दिख रहा है, ये एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है। इस एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, ये एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी क्या है, कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, फिगर नंबर 8.4, यस फिगर नंबर 8.4, जो बाहर से कोई भी वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, कुछ भी है, उनकी सेल्स के ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, उन एंटीजन्स को ये एंटीबॉडी आइडेंटिफाई करती है। तो ये देखो, एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीबॉडी के इनिशियल जो एंड से एक एंटीरियर एंड होता है जहाँ पे एंटीजन जो है वो बाइंड करता है। ठीक है, इसको, ये नाइट्रोजन वाला एंड है क्योंकि ये प्रोटीन है ना, ये एक प्रोटीन है, और प्रोटीन में एन टर्मिनस और सी टर्मिनस, दो टर्मिनस होते हैं। याद है, अमाइनो एसिड के दो टर्मिनस होते हैं, तो प्रोटीन के भी दो टर्मिनस, एक एन टर्मिनस और एक सी टर्मिनस है। तो जो एंटीरियर एंड है वहां पे एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, और ये स्पेसिफिक होती है, यहाँ पे जो है स्पेसिफिक एंटीजन ही बाइंड कर सकता है। ठीक है, जैसे तुम लोग मान सकते हो लॉक एंड की मॉडल होता है, इसके अंदर एक पर्टिकुलर चाबी ही लॉक को खोल सकती है, उसी तरीके से एक पर्टिकुलर एंटीजन ही इसको एक्टिवेट कर सकता है। तो ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। इनमें क्या होता है, अलग अलग जगहों पे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। सभी जगह देखोगे बीच बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, एस ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं जो कि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़े रखते हैं। बाकी ये वाई शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसकी ये वाली लाइट चेन होती है, ये वाली हैवी चेन होती है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ चेन से बना हुआ होता है। उसके बाद जो ऊपर वाला पोर्शन है जिसमें एंटीजन के लिए बाइंडिंग साइट है, उसको वेरिएबल रीजन कहा जाता है, जबकि इतना जो बाकी का बचता है उसको हम लोग कांस्टेंट रीजन कहते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक जैसा होता है। वेरिएशंस कहाँ होती हैं, ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट वाला रीजन है, इसको, इसमें वेरिएशन होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल रीजन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट क्या है, प्रोटीन्स बना सकती हैं। इन प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, हम इनको एंटीबॉडीज कहते हैं। बी लिम्फोसाइट का तो समझ आ गया, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन को बाइंड करेंगे और उसको किल करने में हेल्प करेंगे। अब बचे टी सेल्स, बी सेल्स तो हो गए। टी सेल्स जो हैं, जिनको हम टी लिम्फोसाइट्स कह रहे हैं, ये खुद एंटीबॉडी नहीं बनाते, बट ये क्या करते हैं, जो टी सेल्स हैं ये बी सेल्स को हेल्प करते हैं ताकि वो एंटीबॉडी बनाए। ठीक है, उसके बाद एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, 4 पेप्टाइड चेन, एक लाइट चेन और एक हैवी चेन, लाइट हैवी हैवी लाइट। ठीक है, तो इसीलिए एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं H2L2। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो एंटीबॉडी है उसको H2L2 की तरह क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है। अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोला जाता है। इम्यून सिस्टम का पार्ट है और इनका स्ट्रक्चर जो है वो ग्लोब्यूल टाइप होता है, गोल गोल टाइप होता है। ठीक है, इसीलिए इसको
ग्लोब्युलिन्स बोला जाता है। तो IgA, IgM, IgE, IgG ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। इनका एक स्ट्रक्चर ये यहाँ दिया हुआ है। अब क्योंकि हमारी जो एंटीबॉडीज हैं ये ब्लड में फाइंड की जाती है, जब भी टेस्ट किए जाते हैं ना, तो टेस्ट में भी अक्सर एंटीजन को देख के ना देख के एंटीबॉडीज को टेस्ट किया जाता है। अगर बॉडी में एंटीबॉडी बन रही है तो इसका मतलब तुम्हारे यहाँ एंटीजन भी प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ, इस रिस्पॉन्स को हम लोग ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी मीडिएटेड। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कौन सा है? ह्यूमोरल जो ब्लड वाला है, ब्लड के अंदर कौन है? एंटीबॉडी है, और इसीलिए इसको एंटीबॉडी मीडिएटेड भी कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप के हो गए। फिर दूसरा टाइप जो है वो है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जिसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहा जाता है। टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में काम करते हैं। यानी अक्सर क्या होता है कि जो ये टी लिम्फोसाइट्स हैं ये खुद ही जाके उसको पहचानते हैं, अलग से कोई मॉलिक्यूल सेक्रेट नहीं करते, बी की तरह खुद ही उसको आइडेंटिफाई करते हैं और नए नए टी सेल्स बनाते हैं। टी सेल्स जो हैं वो एक तो टी सेल्स खुद रहते हैं और साथ में मेमोरी सेल्स बनाते हैं, मेमोरी टी सेल्स, जो कि मेरे ख्याल से आगे कहीं कहीं नहीं दिया हुआ, नहीं यहाँ पे नहीं दिया हुआ, बट याद रख लो कि जो टी सेल्स हैं वही मेमोरी बनाते हैं। यानी कि एक तो टी सेल्स जो हैं वो एक बी, जो हमारे बी लिम्फोसाइट्स हैं उनको एंटीबॉडीज और ज्यादा सेक्रीट करने में हेल्प कर रहे हैं, प्लस मेमोरी सेल्स बना रहे हैं ताकि आगे कभी भी भविष्य में दोबारा से सेम चीज आती है, सेम एंटीजन आता है तो उसको फटाफट से किल किया जा सके। तो इसीलिए जो टी सेल वाली जो इम्यूनिटी है उसको सेल मीडिएटेड कहा जाता है, जबकि बी सेल लिम्फोसाइट वाली जो है उसको ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। अच्छा, अब अक्सर होता है कि ग्राफ्ट्स जो होते हैं, हमारी बॉडी जो है वो किसी का भी ऑर्गन जो है ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करती है, इसको ग्राफ्ट बोला जाता है। ग्राफ्ट का मतलब है तुमने किसी और में से कोई ऑर्गन लिया और उसको तुम्हारी बॉडी में डालने की कोशिश की, उसको ग्राफ्टिंग कहा जाता है। एनिमल में से, प्राइमेट में से नहीं बनाया जा सकता। क्या तुम सोच सकते हो कि अगर तुम्हारा लिवर खराब हो गया कि तो किसी बंदर का लिवर चल जाए? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी जो है उसको फटाफट से रिजेक्ट कर देती है। तो इसीलिए टिश्यू मैचिंग की जाती है, ब्लड ग्रुप मैचिंग की जाती है, कोई भी अगर तुम्हें ट्रांसप्लांट वगैरह करना है। ये सब क्यों होते हैं? इतना करने के बाद भी, टिश्यूज मैच कर लिए, ब्लड ग्रुप मैच कर लिए, उसके बाद भी एक चीज करनी पड़ती है जिसे हम कहते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट, क्योंकि हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट कर सकता है। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। वो क्या करता है, अगर आपका अपना सेल नहीं है, किसी और की किडनीज जो है वो आप कोशिश करते हो डालने की, तो फटाफट से वो उसको रिजेक्ट कर देती है। अब कहोगे किडनीज का ट्रांसप्लांटेशन तो होता है, पहले टिश्यू मैच किया जाता है, ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है और उसके बाद इम्यूनो सप्रेसेंट दिए जाते हैं। इम्यूनो सप्रेसेंट क्या है? उस टाइम पे तुम्हारी जो इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, यानी कुछ केमिकल दिए जाते हैं जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो काम करना कम कर देता है, ठीक है। और तब कहीं जाके बॉडी जो है उसको वो एक्सेप्ट कर पाती है। फिर जब तक इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं तो उतने में बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट कर लेती है, और एक्सेप्ट करने के बाद फिर वो कंपैरेटिवली इजी हो जाता है कि अब जो भी तुम्हारा ग्राफ्ट हुआ है या बॉडी का जो भी ऑर्गन जो है वो डोनेट हुआ है वो आराम से काम कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वैसे तो अभी इम्यून सिस्टम में काफी ज्यादा बाकी है, हम लास्ट एक टॉपिक 7 मिनट बाकी बचे हैं, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी और कर लेते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? जब हमारी बॉडी खुद एनकाउंटर करती है किसी बैक्टीरिया से, ठीक है, उसके खिलाफ सेल्स बनाती है, टी सेल्स, बी सेल्स बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। जैसे कि कोई भी बाहर से पैथोजन, टाइफॉइड का साल्मोनेला एंटर करता है, न्यूमोनिया के लिए स्ट्रेप्टोकोकस एंटर करता है,
ठीक है, ये एंटर करते हैं और हमारी बॉडी उसको भगाने की कोशिश करती है कि भागो, तो उसको हम कहेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी में बाहर से ही कुछ एंटीबॉडीज डाल दी जाती हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ, हमारे पास इम्यूनिटी तो आ गई, लेकिन वो कैसी है, वो है पैसिव इम्यूनिटी, यानी वो बाहर से आई है और वो थोड़े टाइम तक रहेगी, जब तक वो एंटीबॉडीज काम करेंगी तब तक, और एक बार इन एंटीबॉडीज की लाइफ ओवर हो गई, ये इम्यूनिटी भी जो है वो खत्म हो जाएगी। जैसे कि कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम तुम लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा था। ये वो मिल्क होता है जो मदर फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस करती है, और ये येलोइश टाइप होता है, थोड़ा सा गाढ़ा लिक्विड होता है, पहला जो दूध होता है इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन में जो मदर प्रोड्यूस करती है। बोलते हैं कोलोस्ट्रम जो है वो बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए। क्यों पिलाना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं, जिनको एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन ए कहा जाता है, और ये कॉन्टिन्यूसली बच्चे को मिलता रहता है, तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होता रहता है, ठीक है। ये एंटीबॉडीज जो हैं बच्चे को प्रेगनेंसी के दौरान भी मिलती हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उस दौरान भी अगर बाहर से किसी तरीके से मदर के थ्रू कोई भी जो बैक्टीरिया, वायरसेस या इस तरीके की चीजें चली जाती हैं, तो ये उससे भी लड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक किया है वो है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। पैसिव में क्या फर्क है? एक्टिव जब हमारी बॉडी खुद एनकाउंटर करती है, एंटीबॉडी बनाती है, तो उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन अगर रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती हैं, डाली जाती हैं, तो उसको हम लोग पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। इसके साथ हम लोग आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं।